जय हिंद। आज समझते हैं आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, भारत की मौद्रिक नीति क्या है। हम अक्सर सुनते हैं कि आरबीआई ने अपने रेपो रेट को घटा दिया है या फिर बढ़ा दिया है। इसका असर इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति पर तो पड़ता ही है, पर हम सभी के द्वारा लिए गए लोन पर भी इसका असर पड़ता है। मौद्रिक नीति बनाने का अधिकार आरबीआई के पास है, यानी सरकार के पास एक ऐसी चाबी है जिसे सरकार जब चाहे भारत की महंगाई बढ़ा सकती है और जब चाहे घटा भी सकती है। आरबीआई की समझदारी ही कह सकते हैं कि वह नोट छापकर कभी भी गरीबी दूर नहीं करती है। इस टॉपिक पर हमने पहले भी एक वीडियो बनाया है हेलीकॉप्टर मनी के नाम से, आप चाहो तो जाके देख सकते हो चैनल पे। नोट छापकर गरीबी दूर करना एक प्रकार से आर्थिक आत्महत्या ही कहलाता है। आरबीआई नोट छापकर गरीबी दूर करना छोड़कर इसी मौद्रिक नीति को अपनाती है। इसके लिए वह गुणात्मक दबाव भी अन्य बैंकों पर बनाती है और कभी कभी परिमाणात्मक दबाव भी बनाती है, जिसके तहत बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, एमएसपी या फिर खुले बाजार की नीति के तहत प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री करने लग जाती है। इस सभी को एक उदाहरण से समझते हैं। चलते हैं टॉपिक के ऊपर। दोस्तों, जब हम सभी को पैसे की ज़रूरत होती है तो बैंक के पास जाते हैं। एसबीआई, बीओआई, इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, बहुत सारे बैंक हैं दोस्तों। नेशनलाइज बैंक भी हैं और कुछ प्राइवेट नेशनलाइज बैंक भी हैं। और जब इन बैंकों को पैसा घटने लगता है कर्ज देने के लिए तो वो आरबीआई के पास जाती है। इस प्रकार हमारे बैंकों का बैंक आरबीआई हो जाता है। ये सभी बैंकों को कंट्रोल में रखता है। बैंक के आय का ऐसे भी मुख्य स्रोत ब्याज होता है जो देश की जनता लोन पर लगे इंटरेस्ट के रूप में देती है। और इसी बैंक को जब पैसे बांटने को कम हो जाते हैं तो वो आरबीआई से जाती है पैसा मांगने। आरबीआई भी यहाँ बैंकों से कहती है कि हम जो आपको कर्जा देंगे हम भी उस पर ब्याज लेंगे आपसे। कारण आरबीआई को भी पता होता है कि ये बैंक हमसे पैसा लेकर ये जनता को कर्ज बांटेगा और उस पे इंटरेस्ट कमाएगा, ब्याज कमाएगा। तो भैया एक काम करो, हमको भी तुम कुछ ब्याज के रूप में दो। तो आरबीआई यहाँ पर जिस दर से ब्याज लेती है इसी दर को रेपो रेट कहते हैं। हालांकि इस आरईपी और रेपो, इसको कुछ लोग रिपर्चेजिंग ऑप्शन भी कहते हैं। यहाँ रेपो रेट की परिभाषा साफ है कि जो ब्याज दर से आरबीआई बैंकों को पैसा देती है वही रेपो रेट कहलाएगा। समझिए, आरबीआई भी कम बड़ा सुदखोर नहीं है दोस्तों। इसी रेपो रेट पर सभी बैंक इनसे कर्ज ले लेते हैं और हम लोगों में बांट देती है बैंक। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं कोई बैंक 5% पर आरबीआई से कर्ज लेकर आया। हम में से कोई लोन मांगने गया। मान लेते हैं चमटू दोस्तों, हमने एक नाम लिया है चमटू। मान लेते हैं चमटू बैंक से कर्जा लेने गया। अब बैंक देखेगा कि 5% पर तो हमको ही मिला है लोन, और बैंक चमटू से कहेगा कि आप ले लीजिए हमसे 10% पर। यह हो गया अब बैंक का बेस रेट, जिस पर जनता को बैंक ने लोन दिया, जबकि बैंक को कर्जा मिला था रेपो रेट पर। ऐसे में कोई बुद्धू बैंक मैनेजर ही होगा जो रेपो रेट से कम बेस रेट को रखेगा। अब समझिए, चमटू को 1 लाख रुपया मिला जिस पे 10% सालाना ब्याज लगेगा। कोई भी बैंक ब्याज सालाना प्रति वर्ष के हिसाब से ही जोड़ती है। मतलब 1 साल बाद चमटू से बैंक 1,10,000 लेगी। अब 1 लाख तो चमटू के पास है पॉकेट में, उसे गर्मी भी आ चुका है, लिक्विडिटी अभी आ चुकी है उनके पॉकेट में, तो अभी उसका मूड अच्छा है अभी चमटू के पास। अब चमटू क्या करता है, जाता है बाजार किसी मिठाई की दुकान पर और बोलता है, ओए गुप्ता जी 2 केजी मिठाई तौल दीजिए। दाम भी नहीं पूछता है कि देना कितना है, कारण उनके पैकेट की तरलता बोल रही है। अभी वो चमटू नहीं बोल रहा है, उसके पैकेट की लिक्विडिटी बोल रही है, कैश पैसा बोल रहा है। दोस्तों, रुपया में अदृश्य शक्ति होती है, ये सभी को पता है। अब गुप्ता जी समझ चुका है कि भाई चमटू में अभी गर्मी है। गुप्ता जी 100 रुपया के मिठाई को 120 रुपये में सटा देते। तो गुप्ता जी क्या करते हैं, उसी 100 रुपये की मिठाई जो वो बेचा करते थे चमटू को 120 रुपये में सटा देते। चमटू भी खुश, क्योंकि उसके पास तो पैसा है, अभी तो वो कैलकुलेशन में जे ही नहीं रहा है। अब मान लेते हैं कोई और भी रुपया वाला वहाँ गया, उसको भी अब गुप्ता जी 120 में मिठाई बेच दिए। अब आप बात को समझिए कि जब गुप्ता जी वही मिठाई 100 की बेचते थे तब भी उनको प्रॉफिट होता था, लेकिन लोग पैसा की गर्मी में उसी मिठाई को 120 रुपया में खरीदते चले गए। एक समय ऐसा आएगा दोस्तों कि दुकानदार उसका रेट ही 100 से बढ़ा के 120 रुपये कर देता है। तो यह जो कैश पैसा होता है वही महंगाई बढ़ाने का मूल कारण होता है, और यही सरकार चाहती है कि महंगाई नहीं बढ़े, कारण इसमें गरीब आदमी पिसता चला जाता है। इसलिए गवर्नमेंट सभी बैंकों से कहती है कि कर्जा को कम से कम बांटो, पर बैंक कर्ज नहीं बांटेंगे तो घाटे में चले जाएंगे। उनको तो सारा फायदा, सारा इनकम तो इंटरेस्ट से ही मिलता है दोस्तों। जो वो कर्ज बांटती है उस पर जो सूद लेती है तो सारा तो बैंक का कमाई यही है। इसलिए बैंक दबा कर कर्जा देना शुरू कर देती है। तब सरकार कहती है कि तुम नहीं मानेगा, रुको तुमको बताते हैं। अब सरकार आरबीआई को कहती है, ओए आरबीआई इधर सुन, तो महंगाई बहुत बढ़ रहा है, काम करो तुम अपना रेपो रेट को बढ़ा दो। अब इमेजिन कीजिए, यह रेपो रेट 10% से बढ़ाकर आरबीआई ने एक ही बार में 40% कर दिया। तो जनता को जो लोन 10% में मिल रहा था
अब बैंक कहेगा जनता से कि एक काम कीजिए, अब हम आपको जो लोन देंगे वो 50% पे देंगे, कारण 40% पर तो वो खुद ला रहा है सूद भर के आरबीआई से, तो भैया वो 10% कमा के आपको 50% इंटरेस्ट का ऑफर कर रहा है। अब सोचिए, कोई भी 1 लाख कर्ज देकर 1.5 लाख कौन भरेगा? यानी 1 लाख रुपए आप कर्ज ले रहे हैं और 50,000 रुपया इंटरेस्ट है भैया, तो 1 लाख लेंगे और 1.5 लाख देंगे, इसको चुकाएगा कौन? फिर कोई कर्जा ही जल्दी नहीं लेगा, लोग मिठाई भी नहीं खाएगा, चलेगा, पर कौन इतना ब्याज भरेगा? भाड़ में जाइए मिठाई। अब गुप्ता जी पूछेगा चमटू से, कहे चमटू कितना मिठाई तोल दें? चमटू कहेगा धुर यार, नहीं खाएंगे अभी मिठाई। अब गुप्ता जी भी देखेगा कि यार कोई मिठाई ही नहीं खरीद रहा है, यही हाल सबके साथ हो जाएगा, थक हार कर गुप्ता जी मिठाई का दाम ही घटा देगा। तो दोस्तों कॉन्सेप्ट पर ध्यान दो इस कहानी में। ऐसे तो 2000 यूट्यूबर आपको मिल जाएंगे बड़ा बड़ा आंकड़ा लेकर, लेकिन समझ नहीं पाओगे। समझो, किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर आपके पास प्रचुर पैसा है तो आप बार्गेनिंग छोड़ देते हैं, लोग मोल मुलई छोड़ देते हैं, बाजार में जाकर किसी भी वस्तु का बिना चिंता किए वो खरीद लाते हैं। आप गौर कीजिए, किसी भी मॉल में आम लोग खरीदारी करते कम ही दिखेंगे, जिनके पास कैश फ्लो या तरलता अच्छी है वही मिलेंगे वहाँ। अब यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे हम तो हर महीना 10,000 का खरीदते हैं, तो भैया 10,000 का क्या वैल्यू है मॉल में? उम्मीद करते हैं आप काफी समझदार हो, समझ रहे होगे। चलते हैं टॉपिक पे। दोस्तों इस तरह से मॉल में होता है, सामान उठाया, बिलिंग कराया, निकल दिया, कोई मतलब नहीं है किस रेट में है, चीज पसंद आ गया ले लिया। आप समझ रहे होंगे दोस्तों कि महंगाई को कंट्रोल रखने के लिए आरबीआई पास एक बहुत बड़ा चाबी है, वही चाबी रेपो रेट कहलाती है। वह समय समय पर घुमाती रहती है और महंगाई कम और अधिक होते रहता है। मतलब समझ जाइए, रेपो रेट बढ़ गया मतलब लोन महंगा हो गया, रेपो रेट घट गया मतलब लोन का इंटरेस्ट रेट घट गया, और उस हिसाब से जब घटेगा तो लोन भी सस्ता मिलता है। आपको याद होगा कि कोरोना में माननीय पीएम मोदी जी ने आरबीआई से कहा था कि अपनी मौद्रिक नीति को सख्त ना करे, यानी अपना रेपो रेट घटा के रखे। लोन सस्ता होगा तभी फिर से पैसा का फ्लो बना रहेगा, लोगों की पॉकेट में तरलता बनी रहेगी। अब समझते हैं ये रेपो रेट की अवधि क्या है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। रेपो रेट की अवधि पर बात करें तो यह 2 से 14 दिन तक के लिए दिया जाता है। कभी कभी बैंक को बस 1 दिन के लिए या 1 रात के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, या ओवरनाइट, चलो भाई कोई काम है, सैटरडे है, संडे है, उस समय बैंक के पास। पर कभी कभी बैंक को बस 1 दिन के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, ओवरनाइट के लिए जरूरत आती है, उस समय वह रेपो रेट पर पैसा नहीं लेता है। आरबीआई से जो वो पैसा लेता है शॉर्ट टर्म्स के लिए, ओवरनाइट के लिए या 1 दिन के लिए, वो कहलाता है MSF, यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। यहाँ पे दोस्तों रेपो रेट से इस पर MSF पे ब्याज कम रखा जाता है, क्योंकि वो शॉर्ट टाइम के लिए ले रहा है, ओवरनाइट या 1-2 दिन के लिए ले रहा है। चलो इसको 4.5% पे दे देते हैं, आरबीआई 4.5% ब्याज लेके, और ये बदलता रहता है, आंकड़े पे ध्यान मत दो, कॉन्सेप्ट को समझो। जब आरबीआई बैंक को मात्र 1 दिन के लिए पैसा देती है तो वह MSF कहलाती है, यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। वहीं 2 से 14 दिन के ब्याज दर को रेपो रेट कहेंगे। बस ये याद रखना, 2 से 14 दिन मतलब 14 दिन तक के लिए को रेपो रेट कहेंगे, लेकिन ओवरनाइट या 1 दिन तक का अगर इमरजेंसी आ गया किसी भी बैंक आरबीआई से पैसा लेने का, तो ये MSF पर देती है, जिसका इंटरेस्ट काफी कम होता है। अक्सर बैंक रेपो रेट पे ही पैसे लेते हैं। बैंक के पास पहले से ग्राहकों का काफी पैसा जमा रहता है, पर कभी कभी बैंकों को लॉन्ग टाइम के लिए पैसे की भी जरूरत आ सकती है, उसे बैंक रेट कहते हैं। यह अक्सर चेंज होते रहते हैं, साल में क्वार्टरली दोस्तों तो ये चेंज होता ही है। 4 बार तो मान के चलो ये फिक्स है, उसके ऊपर ये 7 बार, 8 बार, 9 बार, वो जैसे सरकार मॉनिटरिंग करती है उस हिसाब से इसको बढ़ाया और घटाया भी जा सकता है। इसलिए हम लोगों को कॉन्सेप्ट की समझ होनी चाहिए। आंकड़ा का क्या है दोस्तों, ये तो बदलता रहेगा। मतलब कोई पूछेगा कि 1 रात के लिए बैंक कौन सा कर्ज लेती है, या 1 दिन के लिए कौन सा बैंक कौन सा कर्ज लेती है आरबीआई से, तो जवाब यही होगा MSF, यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी पे। इसका इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम होगा, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म्स के लिए है, ओवरनाइट 1 दिन के लिए लेती है बैंक आरबीआई से। अब वहीं 2 से 14 दिन के लिए अगर लेगी तो भैया वो रेपो रेट कहलाएगा। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। दीर्घकालीन कर्ज के लिए आरबीआई बैंक रेट पर कर्ज देगा, लंबे समय के लिए बैंक रेट होता है। अभी हाल ही में दोस्तों कुछ साल पहले बीपीएससी ने पूछा भी थी, अल्पकालीन कर्ज के लिए बैंक कौन सा कर्ज लेती है, अल्पकालीन कर्ज के लिए बैंक कौन सा कर्ज लेती है, तो आंसर होगा रेपो रेट। और वहीं अगर पूछता है कि अति अल्पकालीन, वेरी शॉर्ट टर्म्स के लिए, यानी कि वही जो अभी मैंने बताया, ओवरनाइट या 1 दिन के लिए इमरजेंसी आ जाता है, बैंक को पैसा घट जाता है, तो आरबीआई उसे MSF पे देती है। कुल मिलाकर आपको इतना तो समझ आ चुका होगा दोस्तों कि रेपो रेट को घुमा टहला कर आरबीआई लोन के ब्याज दर को सस्ता या महंगा करने का अधिकार रखती है अपने पास सुरक्षित। अब सवाल उठता है कि जनता को किस रेट पर लोन मिलता है, तो जाहिर है बेस रेट पे मिलेगा। अब इसके भी 2 पहलू हैं दोस्तों। पहला PLR कहलाता है, जैसे प्राइमरी लेंडिंग रेट, जिस पर बैंक ग्राहकों को कर्ज देती है। पर बैंक के पास भी 2 तरह के ग्राहक पहुंचते हैं, एक रेगुलर ग्राहक और एक फेवरेट ग्राहक। ये जो रेगुलर कस्टमर होते हैं तो वो तो बेस रेट पे लोन लेते हैं, पर जो फेवरेट कस्टमर होते हैं इसका बैंक काफ़ी ख्याल रखती है। मान लीजिए अगर इंटरेस्ट रेट चल रहा है बेस रेट आम जनता के लिए, रेगुलर कस्टमर के लिए 12 से 14%,
तो इस फेवरेट कस्टमर को बैंक कहती है कि भैया आइए आप लोन लीजिए, आपको हम 8% पे लोन दे देंगे। ऐसा पेशकश करती है बैंक अपने फेवरेट कस्टमर को। वहीं आज ही अकाउंट खुलवाने जाइएगा बैंक और जाके बैंक मैनेजर को कहिएगा कि एक काम कीजिए ना सर, हमको 2 लाख रुपया कर्ज दीजिए ना, तो वहाँ पे बैंक क्या करेगा, आपको सीधा बेस रेट पे ठोक देगा कि लो देना 14%। मतलब फेवरेट कस्टमर का बैंक बहुत ही ख्याल रखती है दोस्तों। मान लीजिए हम SBI के पुराने ग्राहक हैं, पर लोन लेने चले गए हम कहाँ, इलाहाबाद बैंक। तो भैया इलाहाबाद बैंक में तो हम फेवरेट कस्टमर हैं नहीं, हम तो फेवरेट कस्टमर थे SBI के और लोन मांगने गए हैं इलाहाबाद बैंक से। तो हमको क्या करेगा बैंक, बस इसी PLR पे लोन देगा। प्राइमरी लैंडिंग रेट है, इसी पे लोन ऑफर कर देगा हमको, वही जो 12 से 14% चलता रहता है। अब आप कहेंगे, अब आपके मन में आएगा कि भाई फेवरेट कस्टमर कैसे बनेंगे। तो दोस्तों बहुत सारा इसके पीछे और बहुत सारा चीज़ है। अब आप कितना अकाउंट में बैलेंस मेंटेन करके चल रहे हैं। दूसरा, अगर आपने कभी किसी इमरजेंसी में लोन लिया है तो भाई कितना पंचुअली उसको आप चुकाए हैं। एक फेवरेट कस्टमर बनने में काफ़ी पुराने समय से हैं, बहुत सारा फैक्टर होता है, उस हिसाब से ये फेवरेट कस्टमर के श्रेणी में बैंक लाती है अकाउंट होल्डर्स को। तो एक चीज़ समझिए, जब बैंक को पैसा घटा था तो ये RBI से कर्ज लेने गई, तो वह RBI 3 तरह से ब्याज ले लिया समय के हिसाब से। पर यह भी संभव है कि कभी बैंक के पास भी जरूरत से अधिक पैसा आ जाता है। जैसे आप सैटरडे संडे को भीड़ कम होता है बैंक में, सैटरडे संडे बंद भी हो सकता है, बैंक तो रहता ही है आजकल सेकंड सैटरडे। अभी तो 2 सेकंड सैटरडे हुआ है, आने वाले समय में पूरे सैटरडे हो जाएगा, संडे हो जाएगा। खैर ये अलग टॉपिक। बैंक को पता होता है दोस्तों कि मेरा पैसा मेरे पास ही रह जाएगा 2 दिन के लिए या 1 दिन के लिए, चाहे छुट्टी का दिन हो या सैटरडे संडे हो, तो उसमें कम ही लोग निकालने आएगा पैसा, ये बैंक को पता होता है। तब बैंक सोचता है कि इसे पास रखकर तो कोई फायदा नहीं है, इससे तो अच्छा इसको ब्याज पर चला दें। इस स्थिति में बैंक उल्टा RBI को कहती है कि सुनिए भैया RBI, हम अभी कर्जा दें आपको। अब यहाँ बैंक ही RBI को कर्जा लेने की पेशकश कर देती है और कहती है कि भैया नहीं लोगे तो हम जनता में बांट देंगे कर्ज, और जनता महंगाई बढ़ा देगी तो जनता सरकार को गाली देगी और तुमको सरकार गाली देगी। इसलिए RBI कहती है बैंकों से कि रुको रुको, ठीक है भाई ले आओ, कितना पैसा है। इसी को दोस्तों रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। मतलब RBI बैंक को दिया रेपो रेट पर वही बैंक के पास जब सरप्लस पैसा है और उसे RBI को देता है, इंटरेस्ट पे लगाता है दोस्तों, तो इसी को रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, जो उसका दर होता है। ये हमेशा रेपो रेट से बिल्कुल ही कम होगा, रिवर्स रेपो रेट, इस बात को याद रखना और वो आपको अभी आगे समझ में आ जाएगा। अब RBI कहता है बैंकों से कि देखो भाई, तुम लोग हमसे मांगे थे, तुम लोगों को घाटा हुआ था, क्या हुआ था, क्योंकि तुम उस वक्त ज़रूरतमंद थे, इसलिए हम तुमको 4% पर दे दिए थे। लेकिन भैया हमको कोई ज़रूरत नहीं है तुमसे पैसे लेने का, हम तुम्हारे भलाई के लिए ले सकते हैं। चलो तेरे पास सरप्लस अमाउंट है तो हमको दे दो, हम तुम्हारा बोझ हल्का करने को ले रहे हैं, इसलिए हमको कोई तुम ज़रूरतमंद मत समझ लेना कि भाई हम अभी ज़रूरतमंद हैं। हमसे उस ब्याज दर की उम्मीद भी मत रखना जिस ब्याज दर पे हम तुमको देते हैं। हम जिस दर पर तुमको देते हैं उससे कम ही दर पर लेंगे, क्योंकि हम ज़रूरतमंद नहीं हैं। इसलिए रिवर्स रेपो रेट कभी भी रेपो रेट से कम ही होता है। अभी के समय देखेंगे दोस्तों, कुछ समय पहले का आंकड़ा है 3.35% जैसा था, अभी क्या है ये आपको पता करना होगा, यह बदलता रहता है, इसलिए कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए। MSF रेपो रेट, बैंक रेट, इसी को उल्टा दिया तो रिवर्स रेपो रेट, इसके बाद PLR और बेस रेट। अब समझते हैं CRR और SLR क्या होता है। समझिए, बैंकों के पास पैसा रहता है तो वह कैसे भी कर्जा बांटने की कोशिश में लगा रहता है। आप देखेंगे ना, कैंप लगाकर हाट बाजार में बैठा रहता है, शुरू कर देता है कर्जा बांटना। रीजन भी है उसका, इसी से इनकम होता है किसी भी बैंक का। सरकार नहीं चाहती है कि कोई भी बैंक अधिक मात्रा में कर्जा बांटे। दोस्तों, एक ईमानदार सरकार होगी तो वो कर्जा को बांटने पे विश्वास नहीं रखती। आप समझदार हो, समझ सकते हो। सरकार बैंकों को कर्जा ना बांटने का दबाव बनाती रहती है। अलग बात है कि चुनाव में खूब चिल्लाती है कि ये कर्जा देंगे, वो कर्जा देंगे, छात्र को ये देंगे, स्कॉलरशिप देंगे, फलना देंगे, ढकना देंगे, किसान को देंगे, बेरोजगारी दूर कर देंगे। महंगाई बढ़ने के डर से दोस्तों सरकार ऐसा कुछ भी नहीं करती है। बाद में यहाँ सरकार दिमाग लगाती है कि बेटा बैंकों का ही कमर तोड़ देते हैं। जनता को तो कुछ दिया नहीं दोस्तों, उसका उल्टा दिमाग बैंक का कमर तोड़ने पे लगा होता है। न मन तेल होगा न राधा नाचेगी दोस्तों। मतलब बैंक को ही निशाना बना देती है सरकार। किसके थ्रू? RBI के थ्रू। अब आप देखेंगे कि RBI सभी बैंक से कहती है, अरे बैंक वाला सब इधर आओ, तुम लोग कब जमा पैसा लेकर भाग जाएगा कोई ठीक नहीं है। अब नीरव मोदी, विजय माल्या का कांड सब जनता को पता है। तुम लोग एक काम कर, सभी बैंक एक काम करो, हमारे पास सिक्योरिटी मनी जमा करो। इसी को बैंक की भाषा में कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं दोस्तों, यानी CRR। अब ये CRR क्या है? जिस बैंक के पास जितना भी पैसा है वह इनका अपना तो है नहीं, भी तो ग्राहक का है। उनके ऊपर एक देनदारी बनी रहती है जनता के प्रति। मतलब बैंकों की भाषा में इस पैसा को NDTL कहते हैं, यानी नेट
एंड टाइमली एबिलिटी। इस पर आरबीआई कहती है बैंक से कि तेरे पास ना एनडीटीएल है, यानी जनता का जो पैसा जमा है उस पर हमें फिक्स परसेंटेज हमारे पास रखो। जितना जनता का पैसा रखे हुए हो बैंक में उसका एक फिक्स परसेंटेज अब हम भी रखेंगे। वर्तमान में शायद यह अभी 2.5 से 3% है दोस्तों, आप कॉन्सेप्ट को समझिए। बैंक कहती है कि ठीक है भैया देते हैं, पर इस पर हमको आप रिवर्स रेपो रेट जैसा कुछ इंटरेस्ट तो दीजिएगा ना। आरबीआई कहती है चुप, कौन सा ब्याज, सिक्योरिटी मनी ले रहे हैं, इस पर हम कौन सा ब्याज दें तुम लोगों को। बैंक का तो दोस्तों सीधा 3% पैसा गया आरबीआई के पास, चाप लिया आरबीआई। एनीवे अब भी बैंक के पास दोस्तों 97% पैसा है, जो अपने आप में बहुत होता है। इतना पैसा बैंक अगर मार्केट में कल उतार देगा तो अंबार लग जाएगा, मतलब महंगाई आसमान छूने लगेगी, लोगों की पॉकेट में फिर से वही नशा आ जाएगा लिक्विडिटी वाला। आरबीआई फिर दिमाग लगाना शुरू कर देता है कि अभी तो इसको छोड़ेंगे नहीं। अब आरबीआई लाती है SLR यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब यह क्या चीज़ है भैया? आरबीआई कहती है फिर से कि बैंक वाला सब फिर आओ सुनो, तुम लोग भी बैंक में बहुत बदमाशी करता है, कभी बोलता है पैसा खत्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये सब नहीं चलेगा भैया। तुम लोग के पास जो जमा पूंजी है यानी जो एनडीटीएल है उसका एक फिक्स % अपने ही पास सुरक्षित रखा करो, और अगर नहीं रखोगे सुरक्षित अपने पास, नहीं रखोगे अपने पास रिजर्व, तो तुमको करोड़ों का जुर्माना भरना होगा। तब आरबीआई कहती है बैंक से कि भाई तुम लोग SLR के रूप में 18.5% पैसा अपने ही पास सुरक्षित रखा करो हमेशा। अब बैंक का सोचिए 3% तो गया सिक्योरिटी में, 18.5% उसके पास रिजर्व रखना मजबूरी हो गया, नहीं तो फाइन भरना पड़ेगा अलग से। मतलब साफ हो जाता है कि आरबीआई किसी भी बैंक का 21 से 22% पैसा को यूं ही दिमाग लगाकर यूजलेस बना देती है। कुल मिलाकर पैसा पब्लिक में अधिक ना जाए तो अब क्या होगा, पैसा गया मतलब महंगाई बढ़ा, इसीलिए पब्लिक में पैसा जाने ही नहीं देती है सरकार। किसी भी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा दुश्मन तो यही लिक्विडिटी है, कैश पैसा है। आरबीआई के लिए यह कैश सरदर्द बना हुआ है, इसलिए इसकी कैंची हमेशा कैश फ्लो पर ही चलती है। यही सब कारण से सरकार नोट छाप के गरीबी दूर नहीं करती है। वेनेजुएला की कहानी तो दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे, मैंने इस पर वीडियो भी बनाया है हेलीकॉप्टर मनी के नाम से। अब आप खुद सोचिए कि आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति के तहत रेपो रेट, MSF, बैंक रेट, CRR, SLR को जैसे ही इंक्रीज किया, जनता को मिलने वाला लोन महंगा होना तय है और महंगाई कंट्रोल हो जाती है। अब वर्तमान स्थिति को देखो कि इतनी तगड़ी वाली कोरोना की मार पड़ी है देश की जनता को कि अब सरकार भी विवश लग रही है। सरकार आरबीआई को बुलाती है, क्या आरबीआई सुनो तो देश का हालत खराब होता जा रहा है, क्या किया जाए। तब आरबीआई कहती है सरकार से कि एक काम हो सकता है, आप हमको थोड़ा सा छूट दे दीजिए, हम इस रेपो रेट सबको जो बढ़ा के रखते हैं उसको घटा देते हैं, ताकि मार्केट में पैसे का फ्लो बना रहे और लोग खूब लोन ले सकें। इसलिए आप देखेंगे कि अभी तमाम मॉनेटरियल पॉलिसी को डाउन करके रखा गया है, ब्याज का दर गिरा दिया गया है, लोन एकदम सस्ता है। उसने मौद्रिक नीति में एक चाबी लगाया, मतलब रेपो रेट डाउन हो गया। इन सब के अलावे समाज के ऐसे वर्ग हैं जो बैंक के कर्जों पर डिपेंड नहीं रहते हैं, वो अपने जॉब से, बिजनेस से कमाए रुपए अपने पास सुरक्षित रखते हैं। अब आरबीआई सोचती है कि इन वर्गों पर कैसे नकेल कसें, इनके कैश फ्लो को तोड़ना बहुत जरूरी है और यहीं पे सरकार दिमाग लगाती है। इसको कंट्रोल में रखने के लिए आरबीआई ने एक पॉलिसी डिजाइन की जिसे हम लोग ओपन मार्केट पॉलिसी कहते हैं, यानी खुले बाजार की नीति कहते हैं। इसके तहत सरकार सिक्योरिटी पेपर बेचती है, जिसे हिंदी में प्रतिभूति कहते हैं। इसी प्रतिभूति को, सिक्योरिटी पेपर को एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जब हम सभी LIC कराने जाते हैं तो ये लोग बड़े बड़े सगुफे लेके आते हैं, कई सारे ऑफर से हम लोगों को रिझाते हैं, यानी 1 लाख दीजिए, 10 साल बाद डबल ले लीजिए, 8 साल बाद डबल ले लीजिए, पार्शियल डिजेबिलिटी पे ये मिलेगा, परमानेंट डिजेबिलिटी पे ये मिलेगा, साथ में आपको हम क्रिटिकल इलनेस भी दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों इतना कुछ रिझने के बाद अगर आप रिझ गए तो आपको क्या मिलता है, आपके पॉकेट से तरलता चला जाता है, और यही आरबीआई आपसे छीनना चाह रही थी। मतलब पैसा कमेगा तो वह बाजार में मोलाई करके सामान लेगा भैया, महंगाई भी कंट्रोल में रहेगा। इसी तरलता को छीनने को सरकार तरह तरह के मैनेजर, एजेंट को आपके पास भेजती रहती है। अब देखते हैं ना जी अभी क्या हाल है, बैंक मैनेजर सबका भी यही हाल है दोस्तों। बैंक मैनेजर यानी मार्केट का सेल्समैन और बैंक मैनेजर, ये दोनों का एक हाल है दोस्त। इसके लिए सरकार क्या करती है, बहुत सारे पेपर लाती है, म्यूचुअल फंड लाती है कि पैसा जनता के पॉकेट से किसी तरह निकाल लो। भैया आपका 1 लाख गया, बदले में क्या मिला, एक ठप्पा मार कागज खुद दे देगा और कहेगा लीजिए अब झुनझुना बजाइए, या नहीं तो गर्मी में से पंखा झेलिएगा इस कागज से। आपका सारा लिक्विडिटी लेके आपको एक कागज थमा देता है। वो तो किसी काम के लायक रहा नहीं दोस्तों, क्योंकि वो पैसा आपके अगर जेब में होता तो वो आपके पर्सनैलिटी पे दिखता, वो आपके मुँह से गरजता,
और अब तो सब खल्लास। और अपना प्रतिभूति पेपर लीजिए और घर आके नाचिए। अब आप किसी को बता भी नहीं सकते हैं भैया हम भी 50 लाख रुपया रखे हुए हैं, हम भी कुछ हैं। और ज़्यादा गरजिएगा तो कोई लेगा झपट के फाड़ देगा। फिर जाइए लड़ते रहिए कोर्ट जाकर। 10 साल लगेगा यहाँ का कोर्ट कचहरी में केस लड़ने से लेकर रिजल्ट आने तक में। तब तक आपका पैसा मैच्योर कर जाएगा, काम का नहीं रहेगा। जिस रेशियो से अगर महंगाई बढ़ रही है, अगर आप अच्छा जानकार हो तो आपको भी समझ में आ रहा होगा कि 10 साल बाद आपको जो मिलेगा और तब की जो महंगाई होगी वो क्या होगी। और यही सब आरबीआई चाहती है, किसी बहाने से कम 10 साल तो महंगाई को रोक के रखेंगे, फिर देखेंगे 10 साल के बाद सोचा जाएगा इस जनता को कैसे मदारी की तरह घुमाना है, बंदर की तरह। आपके साथ क्या होगा दोस्तों? या तो लोग मर जाते हैं, अगर जिंदा भी रहते हैं दोस्तों तो वो पैसा इस लायक नहीं बचता है जिस लायक का सपना आप 10 साल पहले देखे होते हैं। जितना पैसा आपका पास आएगा उतना उस समय उससे ज्यादा आपके पास देनदारी रहेगा 10 साल के बाद। मतलब कुल मिलाकर टोपी का पहनाने का खेल आरबीआई खेलती रहती है महंगाई को कंट्रोल में रखने के लिए। इसी को हम लोग बॉन्ड पेपर या सिक्योरिटी पेपर के नाम से जानते हैं। अच्छा में सवाल पूछ सकता है भाई कि जब आरबीआई अपने एजेंट के माध्यम से सिक्योरिटी पेपर बेचती है तो बाजार की तरलता पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर सिंपल है दोस्तों, तरलता खत्म होगी या कम ही होगी। सब तो पॉकेट से बैंक अपने पास लेकर निकल गया। कुल मिलाकर इस वीडियो के माध्यम से यही समझना था कि जैसे ही आरबीआई मौद्रिक नीति में ढील देगी तरलता बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी, और टाइट रखेगी मतलब तरलता कम हो जाएगी, मतलब महंगाई घट जाएगी। थैंक यू दोस्तों, आई होप कि आप समझ रहे होंगे। आसान भाषा में मैं बताने की कोशिश किया हूँ दोस्तों एग्जाम्पल के साथ कॉन्सेप्ट। थैंक यू, जय हिंद।